हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस के वर्मा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के लिए। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हो कि क्लास 10th का आज हम जो टेस्ट नंबर 10 है, टेस्ट नंबर 10 जो है उसका आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है स्टडी विद एस के वर्मा, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो टेस्ट हुआ है टेस्ट नंबर 10, सबसे पहले देखते हैं वो टेस्ट किस तरह से बना हुआ है और फिर देखते हैं उसका सॉल्यूशन। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो, आज दिनांक है 8 अक्टूबर 2023। आज ये टेस्ट कक्षा 10 के लिए हुआ है और टेस्ट का क्रमांक भी 10 ही है। और इसमें सेक्शन जो दिया हुआ है, एक फर्स्ट सेक्शन मैथ का दिया हुआ है, सेकंड इंग्लिश का दिया हुआ है और थर्ड साइंस का दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम जो मैथ के 4 प्रश्न हैं उनका सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है? कौन सा पद 78 है? तो इस एपी को सोल्व करने का तरीका बता देता हूँ मैं आपको, कैसे करेंगे आप। देखिए, आप प्रश्न देख पा रहे हो स्क्रीन पर, एक सेकेंड। देखिए प्रश्न है एपी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है? तो बच्चा जो कंफ्यूज होगा वो 78 को लेकर होगा, उसे नहीं पता कि ये एन का मान है या ए एन का मान है। तो आपकी पहली प्रॉब्लम यही रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बताते हैं आपको कैसे आपको ये हल करना चाहिए। आंसर नंबर 1, पहला सवाल। सबसे पहले देखिए 3, 8, 13, 18 अपने को दिया हुआ है। तो 3 जो है ना वो प्रथम पद है। प्रथम पद जो है ए का मान कितना है? 3 है। दूसरी अपने को ज़रूरत पड़ने वाली है सारव अंतर की। किसकी ज़रूरत पड़ने वाली है? सारव अंतर डी की। तो जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो 3 को और 8 को, तो 8 में से आप 3 घटा दो। 8 में से आप 3 घटा दो। 8 माइनस 3 कितना आ गया? 5 आ गया। तो ये आपका सारवंतर डी आ गया। अब बात है कि सर हमें निकालना क्या है कि कौन सा पद 78 है। तो 78 तो दे रखा है ना, कौन सा पद 78 है? तो 78 एक ही पद होंगे या बहुत सारे पद होंगे? एक ही पद होगा। तो जब एक ही पद की बात आती है तो वो ए एन होता है। ए एन, ए एन यानी वो एनवां पद होता है। एनवां पद का मतलब वो 7वां पद हो सकता है, वो 8वां पद हो सकता है, वो 9वां पद हो सकता है। वो एक स्पेशल पद का मान है ए एन। और वैसे भी एक पहचान है, अगर सा लिखा आता है ना, सा, अगर सा लिखा है तो वो ए एन है। तो ए एन की का मान जो है 78 है। ए एन की वैल्यू जो है वो कितनी है? 78 है। और अगर ऐसा लिखा आ जाए, अगर ये लिखा जाए 9वां, वहाँ लिखा जाए वहाँ, ये एन की वैल्यू होती है। यहाँ पर वहाँ नहीं आया, सा आया, तो ये 78 ए एन की वैल्यू है। सा का मतलब आपको ये ध्यान रखना चाहिए, सा का मतलब है ए एन और वहाँ का मतलब है एन। तो यहाँ वहाँ नहीं आया, सा आया है। तो चलिए आगे करते हैं। तो कुल मिला के आपको इस पहले सवाल में ये चीज़ ध्यान रखनी थी कि 78 जो है ना वो किसका मान है? ए एन का मान है। और एन निकालना है, एन अपने को ज्ञात करना है। एन होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या निकालोगे ना, जैसे मान लो पदों की संख्या 8 आ जाए, 17 आ जाए, 20 आ जाए, तो आप फिर क्या बताओगे? 20वां पद 78 है, 17वां पद 78 है, मतलब जो भी एन का मान आएगा। और एन का मान निकालने के लिए आपके पास एक तरीका है, आपके पास एक सूत्र है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। ये सूत्र को रटा मार लो, सूत्र याद होना ही चाहिए। सूत्र याद नहीं है तो भाई सॉल्यूशन नहीं कर पाओगे। अब मान पुट करना है। ए एन की वैल्यू कितनी है? ए एन की वैल्यू ये रही 78। ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू ये रही 3, ए की वैल्यू 3 प्लस एन की वैल्यू कितनी है? एन निकाल लें, गुणा डी की वैल्यू कितनी है? डी की वैल्यू है ये रही 5। मान पुट कर दो। मान रख दिया ना ढंग से तो आधा काम कर लिया। एक सेकंड, गुणा में कितना आएगा? गुणा में आएगा डी, सॉरी डी की वैल्यू कितनी थी? एक मिनट, डी की वैल्यू थी अपने पास 5। तो 5, मैं एक बार इसको मिटा देता हूँ थोड़ा। हाँ भाई,
तो ये मान रख लिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं। ये 78 है, ये जो 3 प्लस का है ना इधर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। n-1 गुणा में कितना 5, घटाओ 71 में से 3 घटाओ 75, n-1 गुणा 5। अब ये गुणा में है 5, ये 5 क्या है गुणा में है, ये 5 क्या है गुणा में है। इधर आगे कहाँ आएगा, भाग में आ जाएगा, 75 के भाग में आ जाएगा, 75 के भाग में आ जाएगा 5। इधर बचेगा n-1, 5 का भाग दो, 5 एकम 5 25, ये माइनस का 1 है, इधर आगे इसका हो जाएगा प्लस का 1, प्लस का 1 हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। तो n की वैल्यू आप ऐसे रख लो, n बराबर कितना आ गया 16, n का मान कितना आ गया 16। ठीक है जी। तो पर्सन का सॉल्यूशन देखो कैसे किया। पर्सन पूछ रहा था हमसे AP का कौन सा पद 78 है, तो 16वां पद कितना है 78। तो वहाँ आया ना, वहाँ यानी ये n है, n 16 है और ये 71 सा आया था इसलिए an है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई 16। तो कौन सा पद है ये 16वां पद है, यही आंसर होगा, यानी ये हमारा क्या आ चुका है आंसर आ चुका है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। मान लो फिर भी समझ नहीं आया, किसी को ऊपर से चला गया हो, तो एक काम करो, वीडियो दोबारा प्ले कर लिया करो, दोबारा प्ले करके 2-3 बार देख लिया करो। क्लास के अंदर टीचर को तो प्ले नहीं कर सकते, लेकिन वीडियो को तो प्ले कर सकते हो। तो 2-3 बार चला के देख लिया करो, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए, ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकंड। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। सवाल देख पा रहे हो, पर्सन देखो पहले अच्छे से, पर्सन देख पा रहे हो तो फिर सॉल्यूशन करेंगे। पर्सन देखो क्या कह रहा है, पर्सन कह रहा है कि AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद ज्ञात कीजिए, 31वां पद जो है वो ज्ञात कीजिए। 31वां पद होता है A + 30D, ए कम कर देते हैं, तो ये तो ज्ञात करना है। आगे कह रहा है कि उसका 11वां पद कितना है, 11वां पद जो है वो 38 है, 11वां पद 38 है। तो 11वां पद जो है कितना दिया हुआ है 38 दिया हुआ है। 11वां पद का मतलब हुआ A + 10D दिया हुआ है 38। ठीक है जी, ये दिया हुआ है, एक सेकंड। हाँ जी, ये 38 दिया हुआ अपने को। आगे और क्या दिया हुआ है, इसके अलावा अपने को दिया हुआ है 16वां पद 73 है। 16वां पद कितना है 73 है। 16वां पद जो है वो 73 है। 16वां मतलब एक कम कर दो, A + 15D इक्वल कितना गया 73 आ गया। अब अपने को ये पद निकालना है। चलो इनको इस्तेमाल करते हैं जो दिए में, इसको बनाओ समीकरण नंबर 1 और इसको बनाओ समीकरण नंबर 2, और हम करेंगे यहाँ पर विलोपन विधि से। तो जिन विद्यार्थियों को विलोपन विधि नहीं आती ध्यान से सुनो। विलोपन का मतलब होता है कुछ ना कुछ विलोपित करना है। तो दोनों समीकरणों में देखो AD, तो या तो A विलोपित होगा या D विलोपित होगा। विलोपित होगा मतलब कटेगा तभी जब बराबर होगा। तो गौर से देखो, D 10 है यहाँ, D यहाँ 15 है, तो ये तो बराबर नहीं है। A को देखो, ये दोनों बराबरी पड़े हैं, तो जो बराबरी पड़े उनको काट लो। अब किसी के दिमाग में ये आ रहा होगा, सर क्या D को बराबर करके काट लें? हाँ, काट सकते हो, बराबर करो, गुणा कोई करके ऊपर नीचे गुणा करके बराबर कर लो, काट सकते हो। पर इतना क्यों मेहनत कर रहे हो जब ये ए जो है वो बराबर ही पड़ा है, तो गुणा करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब दूसरी बात देखो, काटना है तो ये जो A है ये प्लस का है, ये भी A प्लस का है, तो प्लस का तो कटता नहीं। एक प्लस का हो एक माइनस का तब कटता है। तो मतलब निशान बदलने की ज़रूरत है। जब निशान बदलने की ज़रूरत है तो समीकरणों को घटाते हैं। तो समीकरण 1 में से 2 घटा दो या 2 में से 1 घटा दो, एक ही बात है। तो समीकरण 1 में से 2 घटा देते हैं। समीकरण 1 क्या है, ये रही A + 10D, A + 10D की वैल्यू कितनी है 38। दूसरा कितना है A + 15D, A + 15D की वैल्यू कितनी है 73।
और घटाया है, ये देखो ये निशान लगाए ना, घटा रहे हैं। घटा इसीलिए रहे हैं कि निशान बदल सकें। तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट गया, ये वाला कट गया, 1 + 1 माइनस। 15 में से 10 गया तो 5 बच गया, और किसका बचा? माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। 73 में से 38 घटाओ, 13 में से 8 गया 5, और 6 में से 3 गया 3, ये भी माइनस का, माइनस माइनस कट गए, ये माइनस का कट गया। ये 5 गुणा डी है, हमें डी का मान निकालना है। 5 गुणा में इधर आके भाग में आ गया, 5 7 35, डी का मान कितना आ गया? 7 आ गया। अब डी का मान जो है ना वो समीकरण 1 में रख देते हैं, क्योंकि डी का मान रखेंगे ना तो ए का मान आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखना है डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 को उतारो, पहले समीकरण 1 को उतारो। समीकरण 1 देखो क्या है, समीकरण 1 है a + 10d = 38, a + 10d बराबर में 38, और किसका मान रखें? डी का मान 7 रख दें। a + 10 × 7 = 38। अगर इसको ब्रैकेट में लिखना है तो ब्रैकेट में लिख दो, चाहिए की बात है, चाहे गुणा लगाना है तो गुणा लगा दो। a + 70 = 38, ये प्लस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो 38 में 70 गया माइनस का 32, या 70 में से 38 गया माइनस का 32। तो ए की वैल्यू भी आ गई, डी की वैल्यू भी आ गई। अब अपने को निकालना क्या था? हमें निकालना था 11वां पद। कौन सा पद निकालना था? 11वां पद। 11वां क्या निकालना था? 31वां निकालना था। हमें क्या निकालना था? 31वां, 11वां दिए हुआ है, 31वां पद निकालना है। 31वां पद निकालना है। तो 31वां होता है a + 30d, ए की वैल्यू -32, ये रही ए की वैल्यू -32, यहाँ 30 है, गुणा में डी की वैल्यू कितनी है? 7 है। तो सॉल्व कर लो। -32 + 7 21, 210। 210 में से घटाएं, 10 में से 2 गया 8, फिर 10 में से 3 गया, 10 में से 3 गया 7, और ये बच गया 178 आंसर आ गया। चलिए 2% हो गए, थोड़ा सा सेट कर देते हैं। हाँ जी, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर कौन सा? प्रश्न तीसरा प्रश्न देख लो, 1 सेकंड। हाँ भाई, तीसरा प्रश्न देखो, स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। हाँ भाई, प्रश्न देखो क्या है। तीसरा प्रश्न अपने को दिया हुआ है कि जांच कीजिए। क्या जांच कीजिए? कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, यानी जो नीचे समीकरण दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में, क्या वो द्विघात समीकरण है, ऐसा हमें जांच करना है। तो जांच कर लेते हैं। इसमें क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया है x - 3 2x + 1, और बराबर में क्या दिया हुआ है? x + 5, ये दिया हुआ है। जांच करना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, और ये निशान किसका दिया हुआ है? प्लस का। ठीक है, ये x - 3, ये x - 3 2x + 1 2x + 1 x + 5 x + 5। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं आप। चलिए, तो थोड़ा ध्यान से कीजिएगा सॉल्व, क्योंकि आपको छोटी छोटी बारीकी से आपको ज्ञान होना चाहिए। जिन्होंने ये प्रश्नावली नहीं की है तो ध्यान से देख लीजिएगा इसको। सबसे पहले इस x का गुणा दोनों के साथ करेंगे। करते हैं x का गुणा 2x से करते हैं, 2x²। x का गुणा x से करें, x, ये तो हो गया। अब गुणा किसका? x का हो गया। अब क्या किसका गुणा करेंगे? अब अपने करेंगे 3 का गुणा, 3 का यानी -3 का गुणा करेंगे दोनों के साथ। तो -3 का गुणा कर रहा हूँ, तो -3 का इससे करूँगा, 2 से 3 दूनी 6, 6 किसका गया? माइनस का गया, और -3 का 1 से करूँगा तो -3 आ गया। समझ गए? अब यहाँ इधर साइड में x का गुणा करूँगा दोनों से, x का x से करूँगा x², और x का अगर 5 से करूँगा तो 5x। अब एक काम करो, सबको उठा के इधर लियो, क्योंकि अपने देखना है समीकरण द्विघात है या नहीं है। ठीक है, ये निशाना अभी तक यही लगाना।
अब एक काम करते हैं, हम सिंपल उतार लो, 2x की स्क्वायर उतार लो, प्लस x उतार लो, माइनस का 6x उतार लो, प्लस का किसका है माइनस का 3 उतार लो, अभी उठा के इधर ले आओ, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और बराबर में कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, क्या किया मैंने पता लगा, एक्स स्क्वायर प्लस का है, इधर लिया है मैं बराबर के उठा के इधर लिया है तो माइनस का हो गया, प्लस का 5x है, इधर लिया है किसका हो गया माइनस का 5x। अब जो एक ही फैमिली के ना वो कटेंगे अपनी खुद की फैमिली के, तो ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर एक ही फैमिली के हैं, एक्स स्क्वायर एक ही फैमिली के हैं, तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो ओनली प्लस का x स्क्वायर बचेगा, क्योंकि ये 2 है ना और 2 में ये 1 है, 2 में से गया तो 1 बच गया, एक ये 1 है, लगाएंगे नहीं निशान, ध्यान रखिएगा। अब देखो और कौन से एक ही फैमिली के हैं, ये दोनों एक ही फैमिली के प्लस ये भी इसी फैमिली का है, तो 6 में से 1 गया 5 माइनस का 5 और माइनस का 5 और माइनस का 5 माइनस का 10, ऐसे कर लो ना, माइनस का 6 और माइनस का 5 माइनस का 11, माइनस का 11 में प्लस का 1 गया तो माइनस का 10x। और कोई फैमिली का, ये अपना अगला सिंगल पड़ा तो -3 आ गया, बराबर में कितना आ गया 0। ये अपने पास समीकरण आ गई। अब देखो क्या इसमें घात 2 आ रही है, तो घात 2 आ रही है तो अतः यह द्विघात समीकरण है, ये बताना था द्विघात समीकरण है या नहीं है, उस पर सॉल्व करके बताना है, ऐसे डायरेक्ट नहीं बताना है या ना। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर कौन सा, तीसरा। चौथा प्रश्न देखते हैं आगे। फोर्थ प्रश्न देखो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो, एक बच्चे के बैग में 3 नीले 2 सफ़ेद और 4 लाल कंचे हैं, कंचे मतलब कांच बोले मार्बल्स है, तो ये कितने हो गए 3 2 5 5 और 4 9, तो कुल परिस्थितियाँ तो 9 हो गई। ठीक है, कुल हो गए 9। यदि इनमें से एक कंचा यदर्च्छा निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह कंचा पीला रंग का हो। गौर से देखो, पीला तो था ही नहीं, लाल था, सफ़ेद था, नीला था, पीला तो था ही नहीं, तो पीले की प्रायिकता निकालेंगे तो भी अनुकूल परिस्थितियाँ क्या हो जाएगी, पीले कंचे होने की अनुकूल परिस्थितियाँ। देखो सॉल्यूशन करते हैं, पीला कंचा होने की अनुकूल परिस्थितियाँ, तो कोई नहीं, 0 परिस्थितियाँ। कुल परिस्थितियाँ कितनी हैं, कुल परिस्थितियाँ कितनी हैं, टोटल कंचे कितने थे 3 2 5 4 9, कुल परिस्थितियाँ 9 हैं, तो निकाल लेते हैं प्रायिकता P बराबर, हाँ जी, तो प्रायिकता का पहले सूत्र लिखना, अनुकूल परिस्थितियाँ बटा में कुल परिस्थितियाँ। इग्नोर मत मारना, सूत्र पूरा लिखना ढंग से, पेपर में नंबर चाहिए तो। अनुकूल परिस्थितियाँ कितनी हैं, 0 ही हैं, और कुल परिस्थितियाँ कितनी हैं, अनुकूल परिस्थितियाँ कितनी हैं 0 है, और कुल परिस्थितियाँ कितनी 9 है। 0 में 9 का भाग देंगे तो कितना आएगा 0 आ जाएगा, आंसर। सिंपल सा प्रश्न था। ये तो हो गए मैथ के। चलिए अब देखते हैं साइंस वाले प्रश्न और इंग्लिश वाले। हाँ भी, ये रहा हमारा पेपर। अब इंग्लिश वाले पार्ट्स को देखते हैं। देखिए इंग्लिश के अंदर जो आपके प्रश्न है ना, फर्स्ट प्रश्न जो दिया हुआ है यानी 5th नंबर प्रश्न, व्हाट इज़ ए डस्ट ऑफ स्नो, यानी डस्ट ऑफ स्नो क्या है, ये लेसन आपको करवाया था और आपने अच्छे से देखा है। तो देखो यहाँ प्रश्न लिखा हुआ है व्हाट इज़ ए डस्ट ऑफ स्नो, तो डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ़ की धूल क्या है। तो ए डस्ट ऑफ स्नो इज कलेक्शन ऑफ द टाइनिस्ट पार्टिकल ऑफ स्नो, यानी स्नो के बिल्कुल टाइनिस्ट छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, और विच रेस्ट ऑन द अपर पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ पर हेमलॉक ट्री था, याद कीजिए हेमलॉक ट्री के ऊपर जो पत्ते हैं, पत्तों पर ये रेस्ट कर रहे थे, रेस्ट मतलब उस पर गिरे हुए थे, क्या गिरे हुए थे, स्नो के पार्टिकल्स, टाइनिस्ट पार्टिकल ऑफ स्नो। तो अपने को प्रश्न यही पूछा कि व्हाट इज़ द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो क्या है, ये नहीं पूछा कि डस्ट ऑफ स्नो किसको इंडिकेट कर रहे हैं, डस्ट ऑफ स्नो क्या है। तो डस्ट ऑफ स्नो है टाइनिस्ट पार्टिकल ऑफ स्नो, और वो कहाँ है, वो रेस्ट कर रहे हैं, रेस्ट ऑन द अपर पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बस इतना ही लिखना था। ठीक है,
अगला प्रश्न क्या था? अगला प्रश्न है हाउ डज द पोइट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोइम। इन जो पोइम है ना डस्ट ऑफ स्नो, उसमें जो पोइट ने नेचर को किस तरह से प्रेजेंट किया है वो प्रश्न पूछ रहा है। तो किस तरह से प्रेजेंट किया है ये देखो, ये प्रश्न है हाउ डज द पोइट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोइम। तो आपको पता होगा कि जो कवि था इस डस्ट ऑफ स्नो में जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट, तो वो क्या कर रहा था कि पोइट उसके नीचे उसका मूड ऑफ था और पेड़ के नीचे बैठा था, हेमलॉक नामक ट्री के नीचे। और जैसे ही वो बर्फ़ उसके ऊपर गिरती है, छोटा सा एक्ट होता है नेचर का, तो उसका मूड चेंज हो जाता है। तो ये पूछ रहा है कि नेचर को किस तरह से प्रेजेंट किया है। तो देखिए द पोइट प्रेजेंट्स नेचर इन हिज पोइम ए मूड चेंजर, मतलब एक नेचर को क्या बताया है, मूड चेंजर बताया है। हिज सैड थॉट, किसके, कवि के जो बैड विचार थे, सैड थॉट यानी दुखी विचार थे, थॉट्स थे, आर चेंज्ड बदल जाते हैं विद ए सिंपल एक्ट ऑफ नेचर, यानी एक्ट की बिल्कुल सामान्य से नेचर से वो चीज़ बदल जाती है, उसका मूड चेंज हो जाता है। तो आपको बताया क्या है, प्रकृति को क्या बताया है, उसने मूड चेंजर बताया। प्रकृति को क्या बताया, मूड चेंजर बताया है। और इंग्लिश का तीसरा क्वेश्चन था व्हाट डज क्रो सिम्बोलाइज। क्रो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक तरीके से किसको सिम्बोलाइज कर रहा है, तो किसका प्रतीक है, मतलब सिंपल सा है, सोरो का प्रतीक है, सोरो। तो क्रो सिम्बोलाइज सोरो, दुख का प्रतीक है, सोरो का, दुख का। दिस डार्क साइड ऑफ नेचर, यानी नेचर की डार्क साइड को भी प्रेजेंट कर रहा है। इज फेस्ड बाय मैन एट डिफरेंट टाइम्स इन लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पर स्पष्ट कह रहा है कि प्रकृति के इस अंधेरे पक्ष का सामना मनुष्य को जीवन में अलग अलग समय पर करना पड़ता है। और कौवा किसका प्रतीक है, दुख का। तो हमें तो इतना बताना था, सिम्बोलाइज सोरो का प्रतीक है, वैसे पूरी लाइन ही लिख देना। ठीक है, तो ये हो गए इंग्लिश के 3 प्रश्न। अब आपके सामने है साइंस के प्रश्न। चलिए देखिए, तो साइंस के पार्ट्स में देखिए, साइंस वाले पार्ट्स में आपको पहला प्रश्न है संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो संतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण जिसमें अभिकारक वाला पार्ट और उत्पाद वाला पार्ट दोनों क्या हो, मतलब संतुलित हो। दोनों संतुलित होने का मतलब आप लिखोगे कैसे, ये वह समीकरण जिसमें अभिकारक में जितने भी मतलब यौगिक हैं और जितने भी अभिकारक के अंदर तत्व हैं उनके परमाणुओं की संख्या अगर उत्पाद में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या के बराबर हो तो समीकरण कैसे कहलाती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। कैसे, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि इसमें ये एग्जांपल भी पूछा, उदाहरण सहित समझाओ। तो मैंने एक एग्जांपल लिया, जैसे मैंने जिंक लिया, गौर से देखो, ये जिंक तत्व है, इसका परमाणु एक ही है, प्लस H2SO4, ये कंप्लीट एक यौगिक है। और यौगिक में 3 तत्व है, देखो, एक हाइड्रोजन तत्व है, इस तत्व में 2 परमाणु, एक सल्फर तत्व, इसमें 1 परमाणु, एक ऑक्सीजन तत्व, इसमें 4 परमाणु। और दूसरी साइड अपने लेके चलते हैं, इसको अभिक्रिया करा के मैंने बना दिया, ZnSO4 बना दिया, जिंक सल्फेट बना दिया, और प्लस में इसको बना दिया मैंने, बच गया कि इसमें हाइड्रोजन बच गई, देखो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बच गई। अब गौर से देखो, यहाँ ये पूरा एक यौगिक है, इस यौगिक में जिंक का एक तत्व, जिंक तत्व है और इसका 1 परमाणु, सल्फर तत्व है, इसका 1 परमाणु, ऑक्सीजन तत्व है, इसका 4 परमाणु, हाइड्रोजन के 2। तो यहाँ दोनों तरफ मिला के देखो आप, देखो सबसे पहले मैं दोबारा बता देता हूँ कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। वह समीकरण जिसमें अभिकारक के जितने भी तत्व उनके परमाणु और उत्पाद में जितने भी तत्व हैं उनके परमाणु अगर बराबर हैं तो समीकरण कैसी कहलाएगी, संतुलित कहलाएगी, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो गौर से देखो, इधर Zn 1 है, इधर Zn कितना है, 1 है, यहाँ S1 है, यहाँ भी S1 है, यहाँ O4 है, यहाँ भी O4 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है। तो ये कैसी कहलाएगी, संतुलित रासायनिक समीकरण। आप हिंदी में ढंग से लिख देना और ये एग्जाम्पल लिख देना। रुधिर को CO2 छोड़ने के लिए जाना होता है, अगर वो रुधिर जिसमें क्या चीज़ भरी हुई है, CO2 भरी हुई है। पहले तो इस नलिका को क्या कहेंगे, जो ये मतलब आपने नसें बोलते हैं, इस नस को जिसमें CO2 भरी हुई है, रुधिर के अंदर CO2 है, तो उसको क्या बोलेंगे, आपको बताया हुआ है, 2 नाम बताए हुए, एक तो धमनी, एक शिरा। तो अगर ऑक्सीजन भरी होती तो हम धमनी बोलते हैं, और CO2 भरी हुई तो इसको बोलते हैं शिरा। तो भाई तुम बताओ, शिरा जाके फाइनली कहाँ छोड़ के आती है, सांस लीजिए, आपको पता है कि कहाँ लास्ट में से कहाँ छोड़ना है, फुफ्फुस के अंदर। तो आंसर में क्या भरना था, फुफ्फुस भरना था।
तो यहाँ जो ये रेगिस्तान है इसमें आना था फुफुस। हाँ, किसी ने अगर लिख दिया सर इस फुफुस के अंदर कॉपी का है, हमने कॉपी का लिख दिया तो सही है, तो वो भी सही है, तो पर मेनली आपको फुफुस लिख दिया तो चलेगा। आगे बता रहे हैं कि पचा हुआ तथा शुद्रांतर द्वारा अवशोषित वसा का वहन किसके द्वारा होता है। सिंपल सा प्रश्न है, लसिका के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? लसिका के द्वारा। लसिका के द्वारा होता है। जिबेरेलिन क्या है? तो जिबेरेलिन पादप हार्मोन है। क्या है? एक पादप हार्मोन है जी। जिबेरेलिन एक पादप हार्मोन है जो तने के विकास में मदद करता है, तने का विकास करता है, तने को बढ़ाता है। आपने सुना होगा, मैंने पढ़ाया था, आपको याद करो। प्रश्न तो है जिबेरेलिन क्या है? तो जिबेरेलिन पादप हार्मोन है और ये जो मेन काम है इसका, तने का क्या करता है, एक तरीका तने की वृद्धि में सहायक होता है। और एक इसमें हार्मोन था, याद करो, ऑक्सिन, उसका काम ये था। ठीक है भी, ऑक्सिन भी एक क्या है, पादप हार्मोन है। तो जैसे ऑक्सीजन हार्मोन काम करता है, तो आपको बस जिबेरेलिन के बारे में इतना ही लिखना है। जिबेरेलिन एक पादप हार्मोन है और ये तने के विकास में या तने की वृद्धि में क्या करता है, सहायक है, तने की वृद्धि में सहायता करता है। तो 10 के 10 प्रश्न हो गए आपके, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो अच्छे से याद कर लीजिएगा, आपको ये प्रश्न आने चाहिए। तो बता देते हैं एक बार डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो हमारी जो थी वो किसके लिए थी और क्या कुछ हमने किया है वीडियो में। तो यह वीडियो स्पेशल फॉर क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए है और आज हमने इसका टेस्ट नंबर 10 लिया है। टेस्ट और सॉल्यूशंस की ये वीडियो थी, हमने सॉल्यूशन बताया है। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, स्टडी विद एसके वर्मा, और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप चाहते हो कि आप क्लास 10th का बैच ज्वाइन करें, आप अगर क्लास 10th के अंदर हैं और हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा एड्रेस नोट कर लीजिए। अभिकल्प कोचिंग संस्थान है हमारा और माइक्रो स्टडी के लिए ज़्यादा फेमस है और यह पड़ता है आपके हनुमानगढ़ के अंदर, HMH हनुमानगढ़। और हनुमानगढ़ में हमारी ये जो होल नंबर 6 में ये 10th के लिए क्लासेस चल रही है। अलग अलग जगह हैं। होल नंबर 6 में जो बैच है अभी 1:15 का टाइमिंग है, उसकी 1:15 की टाइमिंग है। और ये है पड़ता कहाँ है, हनुमानगढ़ में वाल्मीकि चौक, गंगानगर रोड, श्री गंगानगर रोड, हनुमानगढ़ जंक्शन में, हनुमानगढ़ जंक्शन 3355-12। तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी जो बैच का टाइम है, अभी फ़िलहाल स्कूल का टाइमिंग चेंज नहीं हुई है, तो अभी टाइमिंग यही है 1:15 PM दोपहर में ये बैच रनिंग में चल रहा है फ़िलहाल। और होल नंबर 6 का बैच है। अभी होल नंबर 7 वाला बैच जो शुरू करेंगे, आपको उसका एड्रेस और वो भी बता देंगे, और लगभग वो 16 तारीख तक शुरू होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट एक अन्य वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।